गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद शहजादे सर। बच्चों, आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, कल ऑलमोस्ट मैंने एक चैप्टर आपका स्टार्ट किया था जिसका नाम था रोकड़ प्रवाह विवरण, ठीक है ना, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि रोकड़ प्रवाह विवरण क्या होता है। तो आज थोड़ा जल्दी से हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे। और बच्चों एक चीज़ और, वीडियो जो है ना थोड़ा सा टुकड़ों में जाएगी, तो आप जो है 1 बाय 1 सारे के सारे वीडियो को वॉच करिएगा तो प्रॉपर वे में समझ में आएगा। तो हम बात करने वाले हैं रोकड़ प्रवाह विवरण। तो हम लोग बात किया करेंगे रोकड़ प्रवाह विवरण में। इसको पढ़ने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि जब आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में ढेर सारे आप जो है ट्रांजैक्शन करते हैं। उन ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फिर बैलेंस शीट बना करके आप सारे के सारे डिटेल को लिखते हैं, ठीक है ना। तो जब आप बच्चों जब बैलेंस शीट बनाते हैं बिज़नेस का आप बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं, तो बैलेंस शीट बिज़नेस को बनाने का जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसमें होते हैं 4 कॉलम। यहाँ पे होती है हमारी लायबिलिटी, यहाँ पे हमारा होता है अमाउंट, यहाँ पे हमारी होती है एसेट्स और यहाँ पे हमारा होता है अमाउंट। यानी लायबिलिटी का मतलब यहाँ पे होता है दायित्व, दायित्व का मतलब जिम्मेदारी, इसको कहते हैं हमारा अमाउंट, इसको कहते हैं हम लोग संपत्ति, और यहाँ पे हमारा उसका अमाउंट। तो देखा होगा जब बैलेंस शीट बनता है, यानी कि जब आर्थिक चिट्ठा बनता है बिजनेस की पोजीशन को जानने के लिए कि बिजनेस की पोजीशन क्या चल रही है, नुकसान में है कि फ़ायदे में, उस चीज़ को जानने के लिए हम लोग जो डिटेल बनाते हैं उसका नाम होता है बच्चों बैलेंस शीट। तो जब आप बच्चों बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनाने में इधर साइड संपत्ति साइड में, इधर साइड यहाँ पे होता है कैश इन हैंड, और फिर यहाँ पे होता है कैश एट बैंक, ठीक है ना। यहाँ पे सारी संपत्ति, और यहाँ पे हमारा होता है क्रेडिटर, लोन, कैपिटल और बहुत ढेर सारे आइटम। क्लियर है। तो क्या होता है कि जब बिज़नेस आप करते हैं और बिज़नेस में ढेर सारे आप पैसे आपके पास आते हैं और आपके पास से पैसे जाते हैं, तो जितने भी पैसे आए हैं और जितने भी पैसे आपके पास से गए हैं, वो पैसे कहाँ कहाँ से आए हैं और वो पैसे कहाँ कहाँ गए हैं, उसको जानने के लिए, उसको जो है समझने के लिए हम जो अकाउंट मेंटेन करते हैं उसका नाम होता है बच्चों रोकड़ प्रवाह विवरण। यानी अब समझ में आ गया कि हम बात किसकी करने वाले हैं, रोकड़ के बारे में, यानी कैश के बारे में। प्रवाह का मतलब फ्लो के बारे में, और उसके बारे में हम एक डिटेल बनाएंगे, यानी हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आया और वो कैश हमारे पास कहाँ कहाँ गया और वो किधर से आता है और किधर जाता है। यानी हम कैश में की बात करेंगे और वो पैसा कहाँ कहाँ से आया और कहाँ कहाँ पे गया, उसके लिए एक पर्टिकुलर जो अकाउंट मेंटेन करके रखते हैं उसका नाम होता है रोकड़ प्रवाह विवरण। जैसे फॉर द एग्जांपल कि मैं जो हूँ 1 मंथ में 50,000 रुपये जनरेट करता हूँ, यानी 50 से 60,000 रुपये अगर जनरेट करता हूँ, अगर इनकम मैं जनरेट करता हूँ, तो वो 50,000 रुपये जो मेरे पास मैं कमा रहा हूँ वो कहाँ कहाँ से कमा रहा हूँ। क्या मैं स्कूल से कमा रहा हूँ, क्या मैं कोचिंग से कमा रहा हूँ, क्या मैं जो हूँ लेक्चर जो लिखने जाता हूँ एज ए गेस्ट टीचर वहाँ से कमा रहा हूँ, क्या मैं मोटिवेशनल स्पीकिंग देने जाता हूँ, मुझे बुलाया जाता है, मैं वहाँ से कमा रहा हूँ, या मेरी जो है बुक जो चल रही है मार्केट में उससे मेरी रॉयल्टी आती है उससे कमा रहा हूँ। तो वो पैसे कहाँ कहाँ से आए, और जाहिर सी बात है जब पैसे आएंगे तो खर्च भी होंगे, तो मैंने उन पैसे को कहाँ कहाँ पे खर्च किया, उन पैसों को मैंने कहाँ कहाँ खर्च किया, तो कहाँ कहाँ से पैसे आए और कहाँ कहाँ से मेरे पास से पैसे गए, उन दोनों की डिटेल के बारे में जो हम लिख करके यहाँ पे रखते हैं ना, उसका नाम होता है बच्चों रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आप उसी तरीके से आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप चला क्या रहे हैं, कंपनी। तो कंपनी तो बड़े पैमाने पे बात करती है, तो कंपनी कहती है कि ऐसा है भाई कि अगर हमें ये पता हो कि पैसे कहाँ कहाँ से आए हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, जो मेरे हाथ में पैसा है, जो बैंक में पैसा है, और मैंने करेंट इन्वेस्टमेंट मैंने 1 साल के अंदर के लिए मैंने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो वो पैसे मेरे पास कहाँ कहाँ से आए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रोकड़ अंतर्वाह, और वो पैसे कहाँ कहाँ जाएंगे या गए हैं उसको कहते हैं रोकड़ बहिर्वाह, ठीक है ना। अब देखो आप कहेंगे सर अंतर्वाह सर और रोकड़ बहिर्वाह बड़ा टिपिकल वर्ड है, तो इसके लिए सिंपल लैंग्वेज है भाई, आप इंग्लिश में याद कर लीजिएगा, इसका नाम होगा कैश इनफ्लो। इनफ्लो, इनका मतलब आना, और कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो का मतलब जाना, है नहीं सिंपल।
तो आप इतना समझ लीजिए, अगर कोई पूछता है कि ये बताइए कि रोकड़ प्रवाह विवरण किसे कहते हैं, तो बताइएगा आप कि एक ऐसा विवरण, मैं आपको डिफिनीशन लिख दे रहा हूँ, एक ऐसा विवरण जो एक निश्चित तिथि तक के रोकड़ अंतर व तथा रोकड़ बहिर्गमन को दर्शाता है, उसे हम रोकड़ प्रवाह विवरण कहते हैं। पसंद आया? तो कहेंगे सर आप जो थोड़ा टिपिकल वर्ड में बता रहे हो, थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में बताइए। सिंपल लैंग्वेज में आपके समझने के लिए कि आपके पास कंपनी आप चला रहे हैं और उस कंपनी में कहाँ कहाँ से पैसे आए, कंपनी वाले ये जानना चाहते हैं कि हमारे पास जो कैश में जो हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ से आए और वो पैसे कहाँ कहाँ पे गए। उसके लिए एक स्टेटमेंट, एक रिकॉर्ड, एक डिटेल बना के रखना होता है जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। अब बच्चों हम ना इसके ना कुछ लाभ, अब हमें जो पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका क्या लाभ है या इसके क्या महत्व हैं या क्या इसके उद्देश्य हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। हम हेडिंग वाइज आपको समझा रहे हैं। और एक चीज़ और बता दूं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं आज, थ्योरी पोर्शन का। ये याद रखिएगा, इग्नोर करेंगे तो एग्जाम में आप समझ लीजिएगा आपका क्या होने वाला है, तो इग्नोर मत करिएगा। पहला है बच्चों, ये निम्नलिखित होते हैं, यानी अगर आप रोकड़ प्रवाह पढ़ रहे हैं तो क्या एडवांटेज है, क्या उसके इंपॉर्टेंस है और क्या उसके ऑब्जेक्ट हैं। तीनों का मतलब एक ही है बेसिकली, मगर जो है तीनों की इंग्लिश भी अलग है और ये लाभ, महत्व, उद्देश्य तीनों हम एक ही के बारे में लिखेंगे। मैंने 9 पॉइंट ऐसा लिखा है कि तीनों में ये तीनों में से कोई भी डिटेल आ जाए तो आप इनको लिख सकते हैं। पहला, सबसे पहले हमारा होगा रोकड़ के आवागमन का प्रकटीकरण। कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको ये पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ कहाँ से आया है और वो पैसा कहाँ कहाँ पे हमारे पास से गया है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि पैसे कहाँ कहाँ से हमारे पास आ रहे हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारे दिमाग में ये बात रहे कि हम पैसे कहाँ कहाँ से जनरेट कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पे हम खर्च कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा हमारा आंतरिक वित्तीय प्रबंध में सहायक, यानी अगर हमें किसी भी तरीके से कंपनी को थोड़ा और बेहतर तरीके से सर्कुलेट करना होगा या कंपनी से रिलेटेड कोई कामकाज करना होगा, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि पैसे जो कहाँ कहाँ से आए हो, कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, उसके लिए हम सही तरीके से उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। यानी ये पैसा इतना है, हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, ये पैसा इतना, ये वाला पैसा यहाँ पे लगाएंगे। मेरे पास 2 लाख रुपये आया, 50,000 रुपये प्रोडक्शन में लगाएंगे, 50,000 रुपये परचेज में लगाएंगे, 50,000 रुपये सेल्स में लगाएंगे, बाकी 50,000 रखेंगे आने वाले फ्यूचर के लिए। तो हमें पता होगा कि हमें उसका वित्तीय प्रबंध यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, रोकड़ स्थिति के मूल्यांकन में सहायक, यानी कि रोकड़ की स्थिति के बारे में हमें क्या करना होगा, वैल्यूएशन करना पड़ेगा। यानी अगर मान लीजिए किसी से मेरे पास पैसे अगर कम आए हैं या ज़्यादा आए हैं तो क्यों कम आए हैं, और वो पैसा अगर ज़्यादा आए हैं तो किस वजह से आए हैं, ताकि वो पैसे हम दोबारा उसी तरीके से वापस जनरेट कर सकें, वापस दोबारा उसी तरीके से कमा सके, उस पैसे को वापस हम लोग क्या कर सकें, अपने पास लेके आ सके। क्लियर है बच्चों। चौथा पॉइंट, इसको याद करना है बच्चों, आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हेडिंग लिखवा दे रहा हूँ आपको, इसमें आप समझा दे रहे हैं ना, तो इसी तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, इंग्लिश वो ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में कि ये मतलब पूरी किताबी लैंग्वेज में लिखना, अपने हिसाब से आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नहीं समझ आएगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। रोकड़ नियंत्रण में सहायक, जब हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे और कहाँ कहाँ खर्च करेंगे तो उसको आराम से हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है, मेरे पास कैश अगर पड़ा हुआ है ज़्यादा और ज़्यादा फिजूल खर्चा हो रहा है, तो कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है। पांचवा आते हैं हम लोग पॉइंट बच्चों,
5वें पॉइंट में उपयोगी सूचनाएं। जब हमारे पास पैसे कहाँ कहाँ से आ रहे, कहाँ कहाँ खर्च हो रहे हैं, तो हमें एक उपयोगी सूचना मिल जाएगी, एक इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? 6 पॉइंट आइए बच्चों, मॉडल विकसित करने में समर्थ। मॉडल विकसित करने में समर्थ का मतलब हमने एक पैमाना बनाया, एक स्ट्रक्चर बनाया कि भैया ऐसा है कि प्रोडक्शन में इतना खर्चा होगा, जैसे हमने बना दिया कि परचेज में इतना खर्चा, सेल्स डिपार्टमेंट में इतना खर्चा, एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में इतना खर्चा, ठीक है ना। इस तरीके से हमने एक जो है कॉलम बना दिया, एक ग्राफ बना दिया, एक जो है स्ट्रक्चर बना दिया, एक मॉडल बना दिया, एक प्रारूप बना दिया कि हमें इतना पैसे यहाँ खर्च करेंगे, इतना पैसे यहाँ खर्च करेंगे, इतना पैसे यहाँ खर्च करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे त्यौहार के दरमियान, त्यौहार जब आता है तो आप लोगों को पापा से या मम्मा से या फैमिली से आपको जो है पैसे मिलते हैं कि जाओ भाई अपने कपड़े खरीद लो, तो उसमें से वो कैश जो आपको मिले हैं उस पैसे को आप दिमाग लगाए रहते हैं कि कितने का शूज़ खरीदना है, कितने का जीन्स खरीदनी है, कितने की शर्ट या ब्लेज़र या जैकेट खरीदनी है, आप ये दिमाग लगा देते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है, मॉडल विकसित करने में समर्थ। आपके दिमाग में वो पैसे को किस तरह मॉडर्नाइज करना है, किस तरह यूज़ करना है, किस तरीके से उसका प्रयोग करना है, आपके दिमाग में वो बातें चलती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? अब उसी तरीके से कंपनी आप करते हैं, जब कंपनी चलाएंगे तो आप उसका मॉडल बनाएंगे कि भाई पैसा कहाँ कहाँ से आया, उस पैसे को कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉपर वे में खर्च करना है। चलिए अब आते हैं हम लोग जो है बच्चों 7वें पॉइंट पे। 7वां पॉइंट है भाई कुशल रोकड़। बड़ा लैंग्वेज राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो मैं बोल रहा हूँ, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना। कुशल रोकड़ प्रबंध में सहायक। आप जो है जब अच्छे तरीके से हिसाब किताब रखे रहेंगे तो आपको पता होगा कि पैसे को हम किस तरीके से बचा भी सकते हैं। 8वां पॉइंट हमारा होगा बच्चों रोकड़ की प्राप्ति एवं भुगतानों की प्रवृत्ति का अध्ययन। आपको पता होगा कि पैसे कहाँ से आए हैं और कहाँ से हमें पेमेंट करेंगे, तो उसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी रहेगी, तो किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। और वन ऑफ द मोस्ट लास्ट क्या हो सकता है बच्चों? हाँ, परीक्षण में सहायक। जब आपको पता हो जाएगा कि पैसे कहाँ कहाँ से आए, कहाँ कहाँ खर्च करेंगे, सारी चीज़ें पता चल गई, तो जांच पड़ताल होगी कि नहीं होगी? क्लियर है? हो गया ना सिंपल? चलो भाई, ख़त्म थोड़ी ना हुआ है बच्चों। अब हम इसके क्या पढ़ेंगे? सीमाएं। अब कहेंगे सर सीमाएं कौन? सीमाएं बच्चों जैसे कि उसकी, जैसे मान लीजिए कि स्कूल में बुलाया गया कि भाई 9-10 बजे आना है, अब ठंडी पड़ रही, तो यह तो आपके लिए लाभ हो गया। मगर 9-10 बजे के बाद आएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये क्या हो गई? बाउंडेशन हो गई, सीमाएं हो गई, ठीक है ना। यानी जिस चीज़ का एडवांटेज होता है उसका डिसएडवांटेज भी तो होता है। तो नुकसान क्या क्या है इसका देखिएगा। पहला, उपार्जन अवधारणा की उपेक्षा। मतलब उपार्जन अवधारणा की उपेक्षा का मतलब आप इसमें उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे जो आपके हाथ में पैसे आ चुके हैं। पैसे आएंगे या मिलेंगे या मिलने वाले हैं मगर अभी तक मिले नहीं, उसको रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने 1 लाख रुपया बैंक में मैंने सबमिट किया, ठीक। अब मुझे 1 लाख रुपए जब बैंक में सबमिट किया, मैंने जमा किया, डिपॉजिट किया, मुझे इंटरेस्ट जो है नेक्स्ट 1 साल के बाद मिलेगा। मुझे 1 साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा। अब 1 साल के बाद जब 1 साल बीत गया और अभी भी मेरे पास पैसे आए नहीं हैं, मगर ये पक्का है कि मेरे पास पैसे आएंगे, तो ऐसा पैसा जो अभी तक मिला ना हो मगर मिलेगा, तो वो वाले पैसे को इसको यहाँ पे रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते। जो मिले उसको रिकॉर्ड करो। दूसरा पॉइंट है बच्चों तरलता की व्याख्या ना होना। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे भी आपके पास प्रॉपर्टियां होती हैं जिसको तुरंत के तुरंत कैश में आप नहीं तब्दील कर सकते, रोकड़ में आप नहीं तब्दील कर सकते, उसके लिए टाइम लगता है। तो उसके लिए यहाँ पे जो है बंदिशें लगाई दी गई हैं, उसकी वो बाउंडेशन है, वो जब तक कैश में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर तीसरा पॉइंट होगा बच्चों हमारा, तीसरा पॉइंट है, एक सेकंड बता रहा हूँ बच्चों, सेंस से उतरा हुआ है, हाँ, लाभदायिकता निर्धारण।
निर्धारण, लाभदायिकता निर्धारण नहीं। अगर आपके पास प्रॉपर वे में पैसे नहीं आएंगे और आपको पता नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं, कहाँ कहाँ से पैसे गए हैं, जब ये पता ही नहीं होगा तो आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, सही तरीके से इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। लाभदायिकता निर्धारण नहीं, आप उसका लाभ प्रॉपर वे में उठा नहीं पाएंगे। तो अब आपको पता होना चाहिए कि वो पैसे कहाँ कहाँ से आए और कहाँ कहाँ पे खर्च हुए हैं। आगे बच्चों, आय विवरण पत्र का स्थानापन्न नहीं। आपके पास जो आय विवरण पत्र होगा उसका स्थानापन्न नहीं है। मतलब कि अगर आप चाहते हैं अगर कि भाई कोई बात नहीं, मेरा जो है पैसे हम जो है एक साल में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया हम उसको रिकॉर्ड कर लें और उसके हिसाब से बिज़नेस के बारे में बता दें, तो वो सिर्फ बिज़नेस के बारे में बताएंगे। आपके पास कैश के बारे में बताना है, आप पूरे बिज़नेस के बारे में नहीं बताना, आपको यहाँ पे कैश के बारे में बताना है। क्लियर है? एंड लास्ट में आएगा बच्चों नियोजन करने में विलंब। अगर मान लीजिए आपको पता ना हो कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, वो पैसे कहाँ पे गए हैं, तो आपको प्लानिंग करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। क्लियर है ना? अगर आप प्लानिंग कर नहीं पाएंगे प्रॉपर वे में, आने वाले फ्यूचर में कौन सा काम करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, वो आपको उस चीज़ को करने में आपको परेशानियाँ उत्पन्न होगी। क्लियर है? तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि रोकड़ किसे कहते हैं, उसके लाभ, रोकड़ प्रवाह किसे कहते हैं, उसके लाभ और सीमाओं के बारे में स्पष्ट कीजिए, या महत्व या सीमाओं के बारे में स्पष्ट कीजिए। और हम आपको वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ, उसको आप राइट कर लीजिए। क्या क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन है कि हाँ, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं कोष प्रवाह विवरण में अंतर स्पष्ट कीजिए। एक सवाल ये होगा, और दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होगा, रोकड़ प्रवाह विवरण एवं रोकड़ बजट, याद रखिएगा बच्चा, रोकड़ बजट में अंतर बताइए। ठीक है? तो ये हमारी थ्योरी पोर्शन हो गई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी अलग अलग कैटेगरी बताऊंगा कि ये कितने तरीके के होते हैं। यानी रोकड़ प्रवाह विवरण जब हम पढ़ते हैं, यानी पैसे कहाँ कहाँ से आए, कहाँ पे खर्च हुए, तो उन पैसे को 3 कैटेगरी में बांटना होता है। परिचालन होता है, विनियोग होता है और वित्तीय होता है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।